जब रशिया यूक्रेन वॉर अनाउंस हुई थी तो 3 महीने में करीबन 19-20% नीचे गया ठीक था। है। अभी जब से युद्ध हुआ है, निफ्टी हैज फॉलन व्हाट, मेरे हिसाब से 12% के आसपास। मैसिव फॉल नहीं आया अभी तक कोई किसी प्रकार का। हम कहते हैं मंदी मतलब होता है 20-25% से नीचे होना। इक्विटीज अ हाईली वॉलेटाइल एसेट, 10-10 साल जीरो रह सकता है। एसेट एलोकेशन गलत होने से ही प्रॉब्लम होती है कि पिछले 3 साल में अगर किसी व्यक्ति ने तो मतलब 1/3 इक्विटी में रखा होता, 1/3 पैसा डेट में रखा होता और 1/3 पैसा गोल्ड में रखा होता, उसके 3 साल के जो रिटर्न्स है, एसआईपी रिटर्न्स है 18% है सालाना। वहीं निफ्टी 500 का 3 साल का एसआईपी का रिटर्न पता है कितना होता? -9%। किसी व्यक्ति ने महंगा खरीद के सस्ता बेच के पैसा नहीं बनाया। आपको सस्ता खरीद के महंगा बेचना है। आज जब मौका आता है सस्ता खरीदने का तब हम डरे होते हैं। 2020 वाला कोविड आया, अरे यार लोग मर जाएंगे, मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, मत इन्वेस्ट करो। 2022 हो गई, चला गया ऊपर, और ये पागल हो गया, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, अमेरिका कूद जाएगा, न्यूक्लियर डाल देगा, मैं नहीं इन्वेस्ट कर रहा, मिस आउट हो गया। 2024 का ये आया, क्रैक आया, 17% निफ्टी डाउन हो गया, तब भी आपने निवेश नहीं किया। अब वापस एक क्रैक आ गया, नहीं नहीं ये तो डोनाल्ड ट्रम्प खत्म कर देगा, तो आप बहाने ढूंढते रहो, हम निवेश करते रहेंगे। क्या हम आज 2018 से ऊपर नहीं है? बिल्कुल है। 2025 में क्या हम 2017 से ऊपर नहीं थे? 2019 से 2018 से 2026 हम आप हैं, बीच में कोविड आया, आज हम उसी लेवल से 2.5 गुना ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अब कोई भी 8 साल का एक कैंडल 8 साल की पकड़ लो कि ये 8 साल वाली अगली कैंडल पकड़ेंगे एंड यू विल बी ऑलवेज अप। इक्विटी नहीं चल रहे इन्फ्लेशन बढ़ रही है और गोल्ड नहीं चल रहा है, सिल्वर गिर रहा नहीं है, चल रहा है, क्रिप्टो नहीं चल रहा है, क्रिप्टो 60 से 70 हजार पे लटका हुआ है, डॉलर इधर बढ़ रहा है, रुपये, मतलब क्या करे एक बंदा, पैसे कैसे बचा? स्क्रूड अप सिचुएशन है। देखो उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए पहले तो अपनी एसआईपी को एक बार के लिए रिकैलिब्रेट करिए, आपकी एसआईपी कैसे जा रही है वो चेक करिए। आएगा बिल्कुल, वो समय वापस आएगा जब आपका 20-25% 2-3 साल ठक 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 भागेगा। स्मॉल कैप ने पिछले कुछ सालों में उनको बेनिफिट दिया है जो 10 साल से स्मॉल कैप में बैठे थे। निपॉन मिड कैप है, ठीक है, उसका 22% रिटर्न रहा है 30 साल में, पर मेजॉरिटी उसने पिछले 4-5 साल में खींचा है। फेड ने ब्याज दर कम नहीं करी। अब जब ब्याज दर कम नहीं होती और ब्याज दर बढ़ने का डर होता है, तो जो पैसा है वो गोल्ड से मूव करके ट्रेजरी बॉन्ड्स की तरफ आ जाता है। इस सब की वजह से गोल्ड जो है उतना परफॉर्म नहीं कर पाया है। पर अभी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है गोल्ड को। अभी भी चाइना गोल्ड खरीद रहा है, कंसिस्टेंटली गोल्ड खरीद रहा है, अभी भी डिमांड चल रही है। इसलिए जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज ये रखिए ध्यान कि आपकी वॉलेटिलिटी कम हो। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है पोर्टफोलियो ओवरलैप कम होना चाहिए। पोर्टफोलियो बनाओ, डाइवर्सिफाई करो और कम गिरो। कम गिरना सबसे बड़ी जीत है, ज्यादा चढ़ना सबसे बड़ी जीत नहीं है। स्विच पर आज फिर से मेरे साथ हैं हमारे मतलब लव्ड वन बिजनेस एंड फाइनेंस कोच संजय कटोरिया। बहुत वायरल है संजय आजकल और हमेशा से हैं, एंड हम चाहते हैं संजय आप हमेशा से वायरल ही रहे। थैंक यू सो मच यास भाई। काफी दिन के बाद संजय आपसे मिलना हुआ, जी। एंड फिर से मैं आपसे वही सवाल करूंगा कि संजय क्या चल रहा है आजकल? लाल। लाल। 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स जब मैं आपके पास आया तो लाल है। बिल्कुल। संजय लाल चल रहा है एंड हाँ। बड़ी दिक्कतों में लोगों के पोर्टफोलियो। एक मैं किसी से सुन रहा था, कोई मुझे बोल रहा था कि किसी बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि क्या कहते हैं, मुझे अगर 1 लाख रुपए कमाने हो तो मतलब कितना पैसा डालना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में? तो उसने कहा 2 लाख रुपए डाल दो तो वो 1 लाख हो जाएंगे। अभी तो आलम यही है। तो संजय भाई ये जो सिचुएशन चल रही है, ये क्या है? क्यों इतना मार्केट डाउन है? क्या दिक्कत है? यहाँ से आप स्टार्ट करके फिर आगे चलते हैं। ये टेम्परेरी फेजेस चलते रहते हैं। अगर आप 1990s से आज तक का चार्ट देखेंगे तो हर बार मार्केट को गिरने का बहाना चाहिए होता है। चाहे पहले आप देखेंगे अर्ली 90s में 1991 के आसपास वो ग्लोबलाइजेशन, ये सबसे पहले चौथा दिन का हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा था तो मार्केट गिर गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1997 में फाइनेंशियल ग्लोबल वो आया था, एशियन करेंसी क्राइसिस आया था बहुत बड़ा, उसमें मार्केट गिरी। सन 2000 में Y2K आया, मार्केट गिर गई। फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। 2012-13 के आसपास थोड़ी मंदी हुई। फिर 2020 में वो महामारी आ गई। फिर 2022 में युद्ध आ गया यूक्रेन का। अब एक और युद्ध आ गया जिससे इन्फ्लेशन का फियर बढ़ने लगा है। तो मार्केट विल हैव इट्स रीजंस।
पर अब मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ इंटरेस्टिंग। बत- निफ्टी 50 जो है, जब रशिया यूक्रेन वॉर अनाउंस हुई थी तो 3 महीने में करीबन 19-20% नीचे गया था। ठीक है। अभी जब से युद्ध हुआ है, निफ्टी हैज फॉलन व्हाट, मेरे हिसाब से 12% के आसपास। तो अभी से 12% ही गिरा है निफ्टी। तो आप कह रहे हैं और गिरेगा? गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। आज से जो भी निवेशक देख रहा है, वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन आई थिंक 2nd और 3rd ऑफ अप्रैल, 3rd ऑफ अप्रैल। आज से अभी भी 10% की उम्मीद करके चले, अगर वॉर ऑन रही, न्यूक्लियर हुई तो आज से 30-40% की उम्मीद कर लें। ओके। ठीक है, और अगर न्यूक्लियर नहीं हुआ तो भी 10% की उम्मीद तो करें, तब आप निवेश करें। क्योंकि क्या है कि अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि सिर्फ ऊपर ही जाएगा और निवेश करेंगे तो देन यू विल बी इन प्रॉब्लम। फिर वो एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो जाता है। उसके अलावा अगर आप बाकी मिड कैप स्मॉल कैप भी देखेंगे तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरे हैं। सो मैसिव फॉल नहीं आया अभी तक कोई किसी प्रकार का। हम कहते हैं मंदी मतलब होता है 20-25% से नीचे होना, वहां तक टच भी नहीं किया। बस संजय भाई आप पर क्या स्केल बड़ा हो गया ना, पहले क्या होता था कि निफ्टी होता ही 10,000, 15,000, 20,000 था। अब निफ्टी भी 25,000 हुआ, 26,000 हुआ, तो वो 4,000 पॉइंट बहुत बड़ा लगता है अपने को। बट आप कह रहे हैं कि मतलब इतना बड़ा स्केल नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ लोगों के पोर्टफोलियो बहुत डाउन है। 30-30% डाउन है, 40-40% डाउन है। तो मतलब ये कहना कि यार कम डाउन मतलब कम गिरा है तो लोग बड़ा मतलब कह रहे होंगे नहीं संजय भाई बहुत गिर गया है। देखो, आप गलत चीज लोगे तो ज्यादा ही गिरेगी, सिंपल सी बात है। अब आपने कोई स्टॉक ले लिया पर्टिकुलर, और इसलिए मैं लोगों को स्टॉक के लिए मना करता हूँ। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जिस दिन सरकार ने अनाउंस किया कि आपका एक्सपोर्ट बंद है ऑयल प्रोडक्ट्स का, करना पड़ा क्योंकि बिल्कुल। वहां से इंपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है, अभी भाव बढ़ चुके हैं। तो सरकार कह रही है भाई जो घर का सामान है भी कल घर में दे दो, दूसरों को अपना घर जला के थोड़ी दूसरों का पेट पालेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने एक्सपोर्ट पे कुछ ड्यूटीज बढ़ा के 20-25% कर दी। रिलायंस का शेयर एक दिन में 5% गिर गया। बीपीसीएल का शेयर जब से ये 28 की फरवरी से वॉर हुई है तब से लेके आज तक 30% डाउन है। पर अगर आपने बीपीसीएल का शेयर खरीदा तो आप 30% डाउन होते हैं, पर अगर आपने निफ्टी खरीदा तो आप 12% डाउन होते हैं। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन, बास्केट बेस्ड इन्वेस्टिंग, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आप नहीं बैठ के ग्लोबल फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते कि इस इवेंट का इस चीज पे ये असर पड़ेगा। बट अगर मैंने निफ्टी होल्ड किया होता तो 12% नीचे होता। मेरा एक 10 लाख का पोर्टफोलियो जो 1,20,000 नीचे होता, पर 10 लाख का जो अगर आपने बीपीसीएल का शेयर खरीदा वो 3 लाख रुपए नीचे होता। फिर आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। अब क्या बीपीसीएल का शेयर वापस आएगा? बिल्कुल आएगा, बट कब आएगा वो नहीं पता ना। फिर तब तक आप त्रस्त रहोगे। अब जब वो आपके बाइंग लेवल पे आएगा तो अब आप निकल जाओगे कि चलो हाँ, तो खरीदा क्यों था 3 साल नीचे से ऊपर लाने के लिए पैसे को? वो तो कोई मतलब नहीं होता ना। इसलिए बास्केट इन्वेस्टिंग, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, ड्यूरेशन बेस्ड इन्वेस्टिंग, अगर आपने 2-3 साल के लिए पैसा डाला है तो आपको इक्विटी में आना ही नहीं चाहिए था। आप आराम से एफडी करते, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेते, या फिर आप ये ले लेते, क्या कहते हैं, बॉन्ड्स, अपना म्यूचुअल फंड ले लेते, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड ले लेते। एसेट एलोकेशन गलत होने से ही प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अगर आपका होराइजन 15 साल का है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो आज 10% गिर गया? अगर आपका होराइजन 15 साल का नहीं है तो आपने ये प्रोडक्ट ही क्यों लिया जो 10% गिर गया? तो क्वेश्चन आप पे है, किसी और पे नहीं है। क्वेश्चन इज ऑल यू। रॉन्ग एसेट एलोकेशन लीड्स टू केओस। तो आप केओस सिर्फ तभी होगा, तो आप मत करो ना ये सब। सही भाई, लेकिन एसेट एलोकेशन की आप बात करते हैं, हमने पहले भी आपसे बात की कि एसेट कैसे एलोकेशन होनी चाहिए, उसमें आपने कहा मतलब टाइम के हिसाब से आप लोग करें। लेकिन दिक्कत ये है कि जब मार्केट बढ़ रही थी, ऊपर जा रही थी, तो लोगों के पैसे इन्वेस्ट करने थे, तो पैसे तभी इन्वेस्ट करने थे। एंड अगर किसी का होराइजन 2-3 साल था, तो ही हैड टू इन्वेस्ट एट दैट टाइम जब निफ्टी 26 पे था, 25 पे था। 2-3 साल तक तो इन्वेस्ट करने का तभी उसको टाइम मिला और अभी वो मार्केट उसका गिर गया नीचे। तो अब वो इस सिचुएशन में जब पोर्टफोलियो 20-20, 30% उनके डाउन है, तो अब क्या करें? देखिए, पहले तो 2-3 साल के लिए आप इक्विटी मार्केट्स में आते ही नहीं हो। ओके। इक्विटी मार्केट्स का डोर आपको खोलना चाहिए जब आपका होराइजन 3-4 साल से ज्यादा हो, और वो भी तब में आपका 100 रुपए में 20% ही इक्विटी में होना चाहिए, 80% अभी भी डेट में ही होना चाहिए। इक्विटी इज अ हाईली वॉलेटाइल एसेट, 10-10 साल जीरो रह सकता है, 5-5 साल जीरो रह सकता है, पर जब आप रुपी एवरेजिंग करते हो तो आप एक रिटर्न्स बना लेते हो उसमें से। सो योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट एसेट इज रॉन्ग। 2 साल के लिए इक्विटी है ही नहीं है याज भाई। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्रेटर देन 3 to 4 years, एंड दैट ऑल्सो पोर्टफोलियो का एक एलोकेशन परसेंटेज होता है उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी नितिन कामत ने बहुत अच्छा ट्वीट किया कि पिछले 3 साल में अगर किसी व्यक्ति ने 1/3 किया होता, मतलब 1/3 इक्विटी में रखा होता। इक्विटी में देश की सबसे बड़ी 250 कंपनीज, ठीक है। ठीक है, लार्ज कैप 100, मिड कैप 150, स्मॉल कैप भी नहीं, सिर्फ 250 कंपनीज में।
तो उसे LMC कहते हैं, लार्ज एंड मिड कैप कहते हैं, LMC 250, ठीक है। 1/3 पैसा डेट में रखा होता और 1/3 पैसा गोल्ड में रखा होता, ठीक है। इजी एलोकेशन, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। देश की सबसे बड़ी 250 कंपनी में 1/3 पैसा, 1/3 पैसा डेट में और 1/3 पैसा गोल्ड में। उसके 3 साल के जो रिटर्न्स है, SIP रिटर्न्स है 18% है ओके। सालाना। वहीं निफ्टी 500 का 3 साल का SIP का रिटर्न पता है कितना होता? -9%। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 का कितना रिटर्न था? -5%। तो कभी कभी ना हम बहुत ओवर थिंक करते हैं इक्विटी को, हमें लगता है इक्विटी ही हमें रिच बनाएगी। ऐसा नहीं होता। एक राइट एसेट एलोकेशन से आप रिच बनते हो, आपका रिस्क कम हो जाता है। जब आप डेट इंट्रोड्यूस करते हो पोर्टफोलियो में, रिस्क कम हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक। आपने मैंने दोनों ने 100 रुपए डाले, ठीक है जी। मैंने 100 रुपए डाल दिए पूरे इक्विटी में। आपने बोला संजय भाई मैं तो 50 रुपए डाल रहा हूँ इक्विटी में और 50 रुपए मैं डेट में डाल रहा हूँ। 1 साल बाद मार्केट गिर गई 20%। ठीक है। मेरा 100 रुपए कितना रह गया? 80। बिल्कुल। आपका 100 रुपए कितना है? आपके 100 रुपए में से 50 रुपए इक्विटी में थे, बिल्कुल। वो 10 रुपए गिर गया, 20% गिरा, 10 रुपए गिर गया। बचा हुआ 50% था, वो 7% ऊपर चला गया, 3.5 रुपए ऊपर चला गया। -10 प्लस 3.5 कितना हुआ? -6.5। आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो 6.5 रुपए नीचे है। मेरा 100 रुपए का पोर्टफोलियो 20 रुपए नीचे है। अब कौन जल्दी उठ के वापस आएगा? आप या मैं? आप ही आओगे ना, क्योंकि आप तो 6.5 रुपए गिरे, मैं गिर गया 100 रुपए 20 रुपए। तो 6.5 वाला व्यक्ति जल्दी वापस बाउंस बैक कर सकता है। अब ये 20 वाले को पहले हजामत करके 0 पे आना है। तो गाइज बहुत सिंपल है। पूरे पोर्टल हर बार मैं आपके साथ यही बात करूंगा, बार बार करूंगा। और ये क्यों करूंगा? क्योंकि ये आपके ब्लड में चला जाना चाहिए कि एसेट एलोकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ले लिया, बोलो हाँ मैंने तो एसेट एलोकेशन कर दिया। ये तो इक्विटी एलोकेशन है। आपका एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आपने डेट भी लिया, गोल्ड भी लिया, हो सकता है सिल्वर भी लिया था, थोड़ा सा हो सकता है क्रिप्टो भी लिया था, उसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। और अगर आपको नहीं आता तो किसी एक्सपर्ट से करवा लो यार, क्यों सब दिमाग खराब कर रहे हो। से भाई अभी देखते हैं कि आपने कहा जैसे बात चल रही है कि इतने मार्केट गिरी नहीं है जितना लग रहा है, लेकिन 2 साल में नेगेटिव रिटर्न पे बैठे हैं। बिल्कुल, हाँ। पहले तो हम 1 साल में नेगेटिव रिटर्न पे थे, अभी 2 साल में नेगेटिव रिटर्न पे आ गए। और प्लस इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो रही है, जो ये वॉर चल रहा है इसके बाद भी सिचुएशन वी डोंट नो कि कहाँ जाएगी, और जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी उसकी वजह से कंपनीज़ की परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर वो स्टॉक में इनफैक्ट उस पे इम्पैक्ट आएगा, फिर वो म्यूचुअल फंड पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये भी नैरेटिव आ रहा है कि अगले 3-4 साल की बाद 3-4 साल तक बहुत कुछ मार्केट में होने वाला नहीं है, तो आपके यही प्राइसेस रहने वाले हैं। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। तो वही तो है, 2-3 साल के लिए वो तो इक्विटी में आना ही नहीं है ना। नहीं अगेन अब 2 साल पहले और 2 साल और 2-3 साल और, तो 5 साल फिर देखिए, अब 5 साल अगर मार्केट्स ने, मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2008 में मैंने इन्वेस्टमेंट चालू करी एसआईपी में, ठीक। उसके बाद 50-60% नीचे गई मार्केट्स। 3 साल लगे उसको पूरा वापस आने में, 3 साढ़े 3 साल लगे। मेरा रिटर्न्स जो था वो 16% 17% के आसपास था। क्यों था? क्योंकि जब आप नीचे में खरीद रहे होते हो ना, तो अचानक से जब वो ऊपर जाता है तो वो आपको फायदा दे देता है। अब कोई चीज 50% नीचे गिरी तो आपने औसतन तो 25-30% नीचे पे ही खरीदा होगा, बिल्कुल। क्योंकि आपने ऊपर भी खरीदा, बीच पे भी खरीदा, नीचे भी खरीदा, फिर ऊपर चढ़ते हुए भी खरीदा। तो जब ये औसतन आप 25-30% नीचे पे आपने आइटम खरीद ली, तो जैसे ही वो ऊपर जाएगी तो आपका तो पैसा 1.5 गुना, 1.25 गुना हो जाएगा। तो आपके रिटर्न्स बन जाएंगे 15-16%। किसी व्यक्ति ने महंगा खरीद के सस्ता बेच के पैसा नहीं बनाया। आपको सस्ता खरीद के महंगा बेचना है। आज जब मौका आता है सस्ता खरीदने का, तब आप हम डरे होते हैं। बिल्कुल। 2020 वाला कोविड आया, अरे यार लोग मर जाएंगे, मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है मत इन्वेस्ट करो। 2022 हो गई, चला गया ऊपर, और ये पागल हो गया, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, अमेरिका कूद जाएगा, न्यूक्लियर डाल देगा, मैं नहीं इन्वेस्ट कर रहा, मिस आउट हो गया। 2024 का ये आया, क्रैक आया, 17% निफ्टी डाउन हो गया, तब भी आपने निवेश नहीं किया। अब वापस एक क्रैक आ गया, नहीं नहीं ये तो डोनाल्ड ट्रम्प खत्म कर देगा, तो आप बहाने ढूंढते रहो, आप निवेश करते रहेंगे। तो अगर आपका होराइजन ही 5-7 साल का नहीं है, तो आप गलत एसेट में हो। बस मैं देखो, मेरा फोकस क्या है, एसेट क्लास है। आप गलत उम्मीद मत करो ना उस चीज से। मैं आपको मार्केट्स में 10 टाइम प्रूव कर सकता हूं कि मार्केट्स 2-2, 3-3, 4-4 साल नहीं रिटर्न्स देती हैं। अब क्या है, क्योंकि बातें ज्यादा हो गई, 2012 में इतनी बातें नहीं होती थी। बिल्कुल।
बातें ज्यादा हो गई हैं इसलिए लोग ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, बट वी आर नॉट सपोज टू गिव अटेंशन टू ऑल दीज मैटर्स। और आई थिंक संजय भाई अगर मतलब मार्केट की बात करें जो एक रेट चलता था अभी 2 साल पहले के मार्केट में 20-20% रिटर्न 25% रिटर्न तो आम बात हो रही थी। स्मॉल कैप और उसका तो बहुत ही अलग हो रहा था कि लोग जब बात करते हैं निफ्टी 50 की या फिर एवरेज म्यूचुअल फंड रिटर्न की तो वो 17-18% पे भी जा रहे थे कि 17-18-20% मिल जाएगा आगे फ्यूचर में। लेकिन अभी विद ऑल दैट बुल रन दैट हैपेंड 5 साल पहले अगर 2020 से ही मार्केट कंपेयर करें कोविड से पहले से या फिर कोविड के बाद जो आया सर्ज उसके बाद से तो भी 12-13% से ऊपर रिटर्न है ही नहीं मार्केट में। नहीं है, और यही होता है। मेरे आप पुराने कोई भी पॉडकास्ट देखोगे ना, मैं कहूंगा कि आज मैंने बोला भी था कि आज मेरा रिटर्न 17-18% है, पर मेरा हक सिर्फ 13-14% का ही है। ये जो 4% है ना, अभी मार्केट की मेहरबानी है मेरे पे। किस दिन मार्केट वापस ले लेगी हमें नहीं पता, और वही हुआ, हम गिर के अब 14% पे आ गए। ठीक है, हमारे को तो पता है, हम तो 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन जो लोगों की बिल्ड हुई थी ना, अभी कचरा साफ होगा इसमें से। जो इन्वेस्टर्स में दब, या तो आप सीख लोगे या आप निकल जाओगे, या आप सीख लोगे भाई मार्केट ऐसे ही चलती है, या आप निकल जाओगे कि यार ये तो गलत जगह फंस गया मैं, ये तो बर्बाद होऊंगा मैं। तो बट आप अगर ये सोच रहे हो कि ओवरनाइट रिच होना है, या वो 20-20% वाले दौर आएंगे, अब कब आएंगे वो नहीं पता। आएगा बिल्कुल, वो आएंगे समय जरूर। वापस आएगा जब आपका 20-25% 2-3 साल टक 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 भागेगा। और अब वो निकट फ्यूचर में नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्या हुआ, पिछले 4-5 साल में स्टॉक्स भाग गए, अर्निंग्स उतना कैचअप नहीं कर पाई। अब मजेदार बात क्या हो रही है कि अर्निंग ये अब ऐसे हो गया है, ठीक है, अर्निंग्स अभी भी ऐसे चल रही हैं, तो एक पॉइंट आएगा जब अर्निंग्स जो है वो प्राइस को सरपास कर जाएंगी। ठीक है। फिर प्राइस बोलेगा अरे यार मैंने तो अर्निंग्स को चेज ही नहीं किया, अब प्राइस भागने लग जाएगा। फिर प्राइस तेजी से भाग जाएगा क्योंकि सारे आ जाएंगे फिर वापस, अरे रे देखो अब तेजी हो गई, अब ये खरीद लो, तो सारे जब आएंगे प्राइस भाग जाएगा। फिर अचानक से फिर से वो दौर आएगा जब अर्निंग्स कैचअप करेगी, तो ये चलता रहता है। अर्निंग्स विल कैचअप, प्राइस विल कैचअप, अर्निंग्स विल कैचअप, प्राइस विल कैचअप। जी भाई इसमें फिर एक चीज़ ऐसी ये भी आती है फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा 5-6 साल का किसी का मतलब अप्रोच है तो उसके बाद होराइजन है तो फिर स्टॉक मार्केट में आए इक्विटी में आए। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में किसने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसको अभी 12% रिटर्न जनरली अगर मिल रहा है अभी और वो 5-7 साल का होराइजन रख के आता है, ठीक है? 4 साल से 5-12% उसको मिल रहा है। अभी क्या होता है अचानक से अगले 4-5 साल भी वो 12-13% उसको मिलता रहेगा। लेकिन जब उसको पैसे निकालने होंगे, तब मार्केट जो है वो बेयरिश पीरियड में चली जाएगी, तो ओवरऑल रिटर्न उसका घट जाएगा। तो इस सिचुएशन को कैसे फेस करें? ये इसमें ये मतलब ये दिक्कत है। देखिए, जब आप एसेट एलोकेशन, अगेन एसेट एलोकेशन करते हैं ना, तब आपको ये सारी चीजें फैक्टर करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको, मैं इसका ऐसे उदाहरण देता हूँ कि अगर आपने 100 रुपए में कोई चीज इन्वेस्ट करी, ठीक है, वो 1000 चली गई 10 साल ठीक में, या 15 साल में 1000 चली गई, मैं कहता हूँ। अब 15 साल में वो 1000 चली गई, अब 15 साल बाद निकालने का मौका आया, मार्केट टूट गई 20%, तो भी तो आपने 100 का 800 कर लिया। ठीक है। ठीक है, बट अगर आप ये सोचो कि यार मैं तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो चीज 100 की 150 हो गई 3 साल में, और फिर वो गिर गई 30%, 20%, तो भाई एट द फर्स्ट प्लेस आपने डाला ही गलत जगह था। अगेन अगेन एसेट एसेट को एसेट एलोकेशन। दूसरा होता है ग्लाइडिंग पाथ मेथड होता है, और अभी एक सेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आने वाला है जो सेबी ने बहुत अच्छा चेंज किया। ओके। उन फंड्स को कहा जा रहा है लाइफ साइकिल फंड्स। लाइफ साइकिल फंड्स क्या होता है अयाज भाई? जैसे आपने ये तय किया कि आज से 10 साल बाद मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ठीक, तो एक फंड होगा जो 10 साल का आपको इन्वेस्टमेंट हराइजन देगा। वो फंड इक्विटी और डेट के बीच में एलोकेशन करेगा, और जैसे जैसे आपका गोल निकट आएगा, इक्विटी से पैसा उठा के डेट में डाल देगा। ओके। आपको करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही करेगा बैठ के। तो इससे क्या होगा कि बाय द टाइम 10वां साल कंप्लीट होने वाला होगा, 8वां 9वां 10 साल, तब आपके पोर्टफोलियो में 90% डेट होगा, 10% थोड़ा बहुत इक्विटी होगा। अब क्या होगा, जब आप 10वें साल में आए और अचानक से 20% मार्केट क्रैश भी कर गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके तो पूरे पोर्टफोलियो में डेट है। बिल्कुल ठीक। तो ये हो गए लाइफ साइकिल फंड्स। इंडिया में पहले नहीं थे, यूएस में होते थे। यूएस में उन्हें लाइफ पाथ फंड्स कहा जाता है। उसमें आप साल डिसाइड कर सकते हो कि इस साल मुझे रिटायर होना है। ओके, तो उस हिसाब से वो एसेट उस हिसाब से वो एसेट एलोकेशन खुद ही बदल देते हैं। जैसे आई शेयर्स का है टारगेट डेट 2035, ओके। तो 2035 में रिटायर होना है जी, अब उस हिसाब से वो पोर्टफोलियो। फिर है टारगेट डेट 2045, फॉर एग्जांपल आपको 2045 में रिटायर होना है, तो अब जो 2045 वाला फंड होगा उसमें इक्विटी ज्यादा होगा, धीरे धीरे डेट की तरफ जाएगा। एसेट एलोकेशन इज द गेम। आई थिंक आपसे जो मतलब अभी भी जो भी बात हो रही है उसमें मेन चीज़ ये है कि एसेट एलोकेशन बंदे की होनी चाहिए।
उसके अलावा मतलब सब चीज़ में फँस जाएँगे अगर एसेट एलोकेशन बिल्कुल, हो जाए। अगर आप प्योर इक्विटी जा रहे हो, अगर आप प्योर इक्विटी जा रहे हो तो आपका तो होराइज़न ही 10-12 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर उसमें भी आप स्मॉल कैप ज़्यादा जा रहे हो, तो आपका होराइज़न और लंबा होना चाहिए। लोग नहीं समझते हैं, स्मॉल कैप ने पिछले कुछ सालों में स्मॉल कैप ने पिछले कुछ सालों में उनको बेनिफिट दिया है, जो 10 साल से स्मॉल कैप में बैठे थे। ओके। मैं बैठा था 10 साल से स्मॉल कैप में, 2014-15 से। मेरे को बेनिफिट दिया उसने, क्योंकि 2015 से लेके 2020 तक उसने मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिया। पर मैंने अपनी कमिटमेंट निभाई, हर रोज़ एसआईपी करी, मतलब हर महीने एसआईपी करी। उसने मुझे रिवॉर्ड किया कि तू 5 साल मेरे साथ रुका ना, 5-6 साल, अब तेरे को मैं रिवॉर्ड करता हूँ अगले 3 साल। तो मेरे को रिवॉर्ड मिल गया। अब क्या हुआ, कुछ नसीब वाले लोग उसी टाइम घुस गए, बिल्कुल, हाँ, एग्ज़ैक्टली। नसीब वाले थे वो। अब उनको लगा कि यार हमाओ चैंपियन हो गए, अब तो हम तो स्मॉल कैप में डालेंगे। फिर आया तीसरा कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर, जो बदनसीब इन्वेस्टर था। तो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर, एक नसीब वाला इन्वेस्टर, एक बदनसीब इन्वेस्टर। हमारे जैसा डिसिप्लिन इन्वेस्टर शुरू से लगे हैं। अयाज भाई, मुझे याद है, शादी बा ने एग्जाम्पल पहले भी आपके पास दिया है। 2016 में मैंने म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी चालू करी थी, 2020 तक जीरो रिटर्न था, कोविड में -25 हुआ, आज 3 गुना है। तब से 3 गुना ही है। हाँ, बिल्कुल। एक साल पहले आपको पहला इंटरव्यू दिया बिल्कुल, था, बिल्कुल। तब से लेके आज तक 3 गुना है। क्यों? मार्केट नहीं चली, नहीं चली, ठीक है। अब एक नसीब वाला इन्वेस्टर था जो 2020 में आया, 2024 तक उसने बहुत अच्छा कमा लिया, वेरी गुड। फिर एक बदनसीब इन्वेस्टर था जो 2024 में आया स्मॉल कैप में, ये सोच के अरे ये तो सालाना 36% रिटर्न मिल रहे हैं, वो फंस गया। अब फंस गया तो या तो वो इंतजार करे 10 साल 12 साल, तो वो निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, अच्छे से निकलेगा। या फिर डेस्परेट है तो उसको लॉसेस बुक करके निकलना पड़ेगा। फिर वो बोलेगा मार्केट तो जुआ सट्टा है। अरे गलती तेरी थी भाई, मार्केट की गलती क्या है? मार्केट पे क्यों उंगली उठा रहे हो? मार्केट जो है आपको लंबे समय में पैसा देती है, वो है ही नहीं आपको छोटे समय में पैसा देने के लिए। छोटे समय में पैसा देने के लिए आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, आपका फ्रीलांसिंग है, वहां करो काम। वो आपका एक्टिव इनकम वाला एक्टिव जो इनकम पूरा। वाला फोकस करो, वहां डबल करो इनकम। लेकिन से भाई अभी जो फँसा हुआ है बंदा जिसके पोर्टफोलियोज़ डाउन है, वो उसको क्या करना चाहिए? क्या इस वक़्त में ज़्यादा पैसा और डाले? या फिर ऐसा तो नहीं कि अगर वो और ज़्यादा पैसा डालने लगेगा मार्केट और नीचे चली जाएगी, वेट करे उसके बाद डाले, तो क्या अप्रोच रखे? आई थिंक आज अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, तो पहले वो ना अपने आप को डिक्लटर करे, अपने गोल्स लिख ले। ठीक है? ठीक है जी। और गोल्स लिख के पहले एलोकेट करे कि ये वाला जो मेरा म्यूचुअल फंड्स है, मैं इस गोल के नाम समर्पित करता हूँ। ठीक। फॉर एग्जाम्पल उसने स्मॉल कैप में पैसा डाला और अब उसको पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो या तो वो पैसे बाहर से कहीं से अरेंज करे, या फिर एग्जिट ले ले और लॉस बुक करे, और उसके हिसाब से रीएलोकेशन कर दे, अपना क्या कहते हैं, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में डाल दे। अगर वो कहता है नहीं जी, मेरे को जरूरत ही नहीं है पैसों की, तो फिर उसको होल्ड करे 7-8 साल, 10 साल, और उसको बिल्ड एसआईपी करता रहे शांति से। कोई ऐसा डबल डाउन करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो उसमें एसआईपी करता रहे। इन्हीं 2 विकल्प है, और कोई यही 2 विकल्प है, और कोई विकल्प है नहीं। ओके, मैंने एक 1-2 मतलब वीडियोज़ देखी, उसमें लोग बता रहे थे कि यार अभी ना स्मॉल कैप जो है वो अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया है। मतलब बहुत नीचे है, साल से 1.5 साल से कोई रिटर्न नहीं मिला है। तो यहाँ पे अगर उसमें पैसे डाले जाएँ, लमसम भी डाला जाए और 4-5 साल का भी 4-5 साल के होराइज़न की बात की थी, लंबे की बात नहीं कर रहे थे कि उस इतना होराइज़न हो तो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। क्या ये बात ठीक है? देखिए, अगर आज आप पैसा डालते हैं, स्मॉल कैप में तो 7 साल से नीचे देखना भी नहीं। ओके, 7 साल आपको देखना रखना पड़ेगा। जनरली हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि 7 साल में ज़ीरो रिटर्न्स के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। पॉजिटिव कितना होगा ये किसी को नहीं पता, पर ज़ीरो रिटर्न्स के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। तो 7 साल का आप होराइज़न रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। और आज फिर भी पूरा डिप्लॉय मत करना। अगर आपके पास 5 लाख रुपए डिप्लॉय करने के लिए है, तो ऐसा नहीं उठा के स्मॉल कैप में आज ही 5 लाख डाल दिया। अब आप परसों देखो क्या हुआ, अचानक से मार्केट ऊपर गई, कल देखो क्या हुआ, अचानक से मार्केट नीचे गई। अभी ना कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, इस टाइम पे कुछ पता नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर अभी वॉर चलती रही, एक आधा छोटे-मोटे और डिस्ट्रैक्शन आए, तो मार्केट 10% नीचे हो सकती है। अगर न्यूक्लियर हुआ तो मार्केट 30% भी नीचे जा सकती है, 40% भी नीचे जा सकती है, ठीक है? और अगर आपका थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, तो मार्केट एक 5-10% रिकूप करेगी, पर उसके अलावा मार्केट के पास और कोई गुड न्यूज़ है नहीं खास। ओके, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वापस से ऑल टाइम हाई वाला वो मतलब ऑल टाइम हाई तो पता नहीं, पर एक थोड़ा-सा लेवल आ जाएगा, बट उसके बाद इट नीड्स फंडामेंटल गुड न्यूज़। ओके, वेयर इज़ द फंडामेंटल गुड न्यूज़? एग्ज़ैक्ट क्योंकि अब उसके बाद डैमेज देखा जाएगा, ईरान पे कितना डैमेज हुआ है। फिर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस क्या $112 से $67 एक ही रात में गिर जाएँगे? नहीं गिरेंगे, उनको टाइम लगेगा। जब तक वो ईज़ नहीं होंगे, तब तक आपका इन्फ्लेशन ईज़ नहीं होगा यहाँ पे। या तो सरकार फटका खाएगी, अभी तो सरकार थोड़ा बहुत फटका ले रही है।
ठीक है, कब तक लेगी सरकार? कह रहे हैं इलेक्शन की वजह से नहीं बढ़ रहा, मतलब जनरली ये आ रहा है। देखिए, मैं कहता हूँ कोई भी रीजन है, बिल्कुल, चाहे वो उनका गुड गुड इंटेंट है या फिर बिल्कुल, इलेक्शन बचाने का इंटेंट है, हमें नहीं पता, पर एज ऑफ नाउ तो हमारे पे नहीं आया। बिल्कुल। पर एक दिन आएगा ही आएगा भाई, वो लेकिन वही अगर अगर इलेक्शन की वजह से रुका हुआ भी है, अगर प्राइस वहाँ बढ़ेंगे तो सरकार की उधर से जाएगा रेवेन्यू, वरना घर हमारे का ही पास से लॉस है जाएगा, ना, वो घर का जाएगा। घर का ही लॉस है। आप घर मानो ना बिल्कुल, अपना, एग्ज़ैक्टली, परिवार है हमारा, बिल्कुल, परिवार का नुकसान है। अभी बड़ा भाई टेक केयर कर बिल्कुल, रहा है, जब तक वो टेक कर पा रहा है कर रहा है, जिस दिन नहीं कर पाएगा आपकी जेब पे आ जाएगा। एग्ज़ैक्टली। तो ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें हमें इम्पैक्ट करती हैं। इन्फ्लेशन पे आएगा इम्पैक्ट इसका, कंपनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे इसका इम्पैक्ट आएगा, इंटरेस्ट रेट्स कैसे मूव करेंगे उस पे इम्पैक्ट आएगा, बहुत चीजें फर्क पड़ेगी इससे। आपने कहा कि मतलब न्यूक्लियर भी हो सकता है। हो तो सकता है बिल्कुल। क्या न्यूक्लियर की चांसेस यहाँ पे हैं? बिकॉज़ न्यूक्लियर इज़ इटसेल्फ इज़ अ बहुत बड़ा। देखिए, हिस्टोरिकली तो यूएस का क्या रही है हिस्ट्री, अगर आप उसकी सारी वॉर्स देखें, तो जब जापान ने कंसीड नहीं किया था एग्ज़ैक्टली विक्ट्री यही डे किया। पे मई में, तो उन्होंने जाके अगस्त में फोड़ दिया उनको। तो हिस्ट्री तो बताती है कि वो लोग करने के लिए तो केपेबल हैं। उनका कैपेबिलिटी भी है और इंटेंट भी है। एक होता है ना आदमी की कैपेबिलिटी है, एग्ज़ैक्टली। इंटेंट नहीं है, क्या इंटेंट है कैपेबिलिटी नहीं है, उनका दोनों है। अभी मैं परसों देख रहा था, दे वर सेइंग कि और बटन जिस आदमी के पास है वो कौन है मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं उसको है। कुछ नहीं पता है कि मतलब स्टोन एज में वापस लौटा देंगे। हाँ, स्टोन एज वर्ड इज़ इटसेल्फ। एल्बर्ट आइंस्टाइन से एक बार पूछा किसी ने कि आपको क्या लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध न्यूक्लियर होगा, क्या होगा? बोलता है, मैं ये तो नहीं बता सकता कि तीसरा विश्व युद्ध न्यूक्लियर होगा या क्या होगा, मैं चौथा विश्व युद्ध बताता हूँ कैसा होगा। ओके। तो सब, "अरे वाह यार, बताओ बताओ।" बोला, वो भाले और लाठी से लड़ा जाएगा। सब कुछ बता दिया। आंसर दे नहीं दिया होता उन्होंने। नहीं। बोले तीसरे का पता नहीं, पर चौथा जो है वो भाले और लाठी से लड़ा जाएगा। ये जो है हालत है। सिम भाई अगर ये हुआ फॉर एग्जांपल, अभी जो 1-2 स्टेटमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि क्रूड जो है पहले 65 के अराउंड 60 के अराउंड रहता था, कि अभी नॉर्म हो जाएगा 80-85 पे आके, अभी लोग ऐसा कह रहे हैं। तो अगर नॉर्म 80-85 पे आके हो गया, तो इन्फ्लेशन का क्या होगा और फिर क्या स्टॉक के जो प्राइसेज़ हैं वो प्राइस इन कर लेंगे खुद को या फिर और मार्केट गिरती ही रहेगी? देखिए, अभी जो प्राइस्ड इन है, मेरे हिसाब से वो $100 तो नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर $100 प्राइस्ड इन होता तो बहुतों की बहुत बैंड बच जाती। पर आई थिंक मार्केट हैज़ प्राइस्ड इन $75-80 फॉर अ लॉन्गर टर्म एज़ ऑफ नाउ। अगर थोड़ा रिलैक्स हुआ तो बेटर होगा, बट एज़ आई सेड अभी गुड न्यूज़ नहीं है। देयर इज़ नो गुड न्यूज़ अराउंड द कॉर्नर। गुड न्यूज़ होनी चाहिए ना थोड़ा, वो नहीं है अभी। हैप्पीनेस नहीं है इस टाइम पे, और कोई इमीडिएट दिख रहा नहीं है। देखिए, एक बॉम्ब अगर किसी फैसिलिटी को डैमेज करता है, उस फैसिलिटी को वापस लाने में सालों निकल जाते हैं। बिल्कुल। और वो फैसिलिटी से कितनी कंट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो मतलब क्या बताएं अपन। सो अभी एज आई सेड, इफ समबडी इज इन्वेस्टिंग फॉर क्विक गेन्स, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। काइंडली वेट। अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है तो एवरी टाइम इज अ गुड टाइम। अगर आपका होराइजन ही 7-8 साल से ऊपर का है, तो कोई भी टाइम आप इन्वेस्ट करो यार। हर 8 साल, मेरे को आप बता दो, हर 8 साल का साइकिल पकड़ लो आप। क्या हम आज 2018 से ऊपर नहीं है? बिल्कुल है। 2025 में क्या हम 2017 से ऊपर नहीं थे? थे। तो आप कोई भी 8 साल का एक एक कैंडल 8 साल की पकड़ लो कि ये 8 साल वाली अगली कैंडल पकड़ेंगे, एंड यू विल बी ऑलवेज अप। बीच में मेरे को नहीं पता क्या होगा, पर 8th ईयर यू विल बी ऑलवेज अप। 2019 से 2020 2018 से 2026 हम आप हैं। बीच में कोविड आया और बिल्कुल। सबको लगा खत्म, संसार खत्म हो जाएगा जी, संसार खत्म हो जाएगा। आज हम उसी लेवल से ढाई गुना ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सो डोंट वरी, इन साइकिल्स ऑफ 8 इयर्स यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, बट आपको होल्ड करना पड़ेगा। इतनी ताकत आप में होनी चाहिए। क्या निफ्टी पे 15,000 दोबारा देखेंगे? 15,000 मतलब आज से 7 पर 35% लेस, ओनली इन द केस ऑफ न्यूक्लियर। ओनली इन द केस ऑफ न्यूक्लियर। वैसे और कोई इतना खराब भी हालत नहीं है। इफ देयर इज नो गुड न्यूज़, देयर इज नो सच बैड न्यूज़। ओके। कॉर्पोरेट अर्निंग्स चल रही हैं, कम ऊपर होंगी, ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहेंगी, बट अभी प्राइस टू अर्निंग्स निफ्टी का 20-21 के आसपास चल रहा है, व्हिच इज़ फेयर। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये भी था कि मतलब निफ्टी ओवर वैल्यूड था उस एक टाइम पे तो वो क्योंकि 3 साल में 22-23। वो हो गया ना, मैंने बताया ना, वो हाँ, भागा। बिल्कुल। कॉर्पोरेट अर्निंग्स भाग नहीं पाई, फिर ये ठहर गया, फिर ये भाग रहा है। तो इसने वो गैप को 27 के प्राइस टू अर्निंग को कम कर करके 20 कर दिया है, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ गई, प्राइस बढ़ा नहीं। एक जो कंसर्निंग पॉइंट एक्चुअली हम लोग जिस पे बात नहीं अभी तक कर पाए हैं, वो है एफआईआई आउटफ्लोज। बिल्कुल। वो एक कंसर्निंग पॉइंट है। $100 बिलियन जा चुका है बाहर हमारे देश से। वो एक कंसर्निंग पॉइंट है।
या तो ये लॉन्ग टर्म रीस्ट्रक्चरिंग है, रीसेट है कि होल्डिंग्स जो पहले कॉर्पोरेट्स एफआईआईज की 30% की होती थी, आज वो 17% की रह गई है और धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब इंडिया में अब 17% ही शेयर्स पूरी इंडियन कंपनीज के एफआईआईज के पास। हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बहुत वो तो हर दिन बाय कर पंप रहे किया है, 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ किया है। अब एज ऑफ नाउ उनको लग रहा है कि हमारा तो कट गया भाई, इनको एग्जिट हम दे रहे हैं। हैं। बिल्कुल। डोंट वरी, अगर इंडिया स्ट्रक्चरली चेंज होता है, ग्रोथ होती है और इंडियन होल्डिंग इंडिया के पास ही होती है, भाई जब आप गोल्ड 30,000 टन होल्ड कर सकते हो और सोचते नहीं हो उसके बारे में, ये भी होल्ड कर लो, मत सोचो इसके बारे में। बिल्कुल। जी भाई, एक और कंसर्न है यहाँ पे रुपी की। हम्म, आप देखिए 85 था कुछ वक़्त पहले, अभी 95 आ गया है। हम्म, तो जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट में है, म्यूचुअल फंड में है, इवन चलिए जो आइडल है वो तो अलग बात है, लेकिन इवन म्यूचुअल फंड में भी 2 साल 3 साल से कोई 2 ढाई साल से रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो अगर उसको डॉलर टर्म्स में देखें तो इनफैक्ट वो 10% 12% नेगेटिव में है। तो ये चीज़ को कैसे देखें? क्या ये मतलब इसको एवरेज आउट तो नहीं कहूँगा, मतलब इसको इस सिचुएशन को बैलेंस करने का क्या तरीका है? कि मतलब हमारा जो पैसा है वो इतना नीचे ना जाए, कम से कम यार इन्वेस्टेड है तो उतना तो रहे जितना 2 साल पहले था। नहीं देखो, आप क्यों डॉलर से कंपेयर कर रहे हो? अगर आपका काम डॉलर का है, अगर आपको डॉलर से कोई इम्पैक्ट खुद को डायरेक्टली पड़ रहा है, तो आप डॉलर रिटर्न्स देखो। नहीं तो मैं और बताता हूँ बुरी न्यूज़ आपको, यूरो में तो हम और नीचे हैं। ओके। यूरो के हिसाब से तो डॉलर ही यूरो के अगेंस्ट 10-15% टूटा है। तो अगर डॉलर यूरो के अगेंस्ट 10-15% टूटा, हम डॉलर के अगेंस्ट 10% टूट गए, तो हम तो कहाँ सी वजह 15-20% डाउन हो चुके हैं यूरो से। बट हमारे को यूरो का लेना देना क्या है? मतलब दैट इज द बिगर क्वेश्चन। अगर आप एज एन इंडिविजुअल एक्सपोज्ड हो, अगर आपने ये सोचा था कि मैं बच्चे की पढ़ाई कराऊंगा बाहर, तो आपको इन्वेस्टमेंट ही डॉलर करनी चाहिए थी। ओके। अगर आपको लगता है कि भाई मैं डॉलर मेरे बच्चे को पढ़ाना चाहता था और डॉलर देने थे, तो डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब डॉलर में आप कैसे इन्वेस्ट करते हो? क्या तरीके हैं? गोल्ड। ठीक है। गोल्ड इज अ डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट अक्रॉस ग्लोब। ठीक है। उसके अलावा आप नैस्डैक 100 में कर सकते हो, S&P 500 में कर सकते हो, वो डॉलर डिनोमिनेटेड होता है। उसके लिए म्यूचुअल फंड्स हैं, ईटीएफ्स, आप उनके इस माध्यम से कर सकते हो। तो देन यू हैव टू सी दीज आर थिंग्स टू बी चोजन। अचानक से हम बोले कि नहीं, हाँ डॉलर बढ़ गया तो हम पे इम्पैक्ट है। हाँ, डॉलर बढ़ने का एक इम्पैक्ट आएगा, वो है क्रूड। क्रूड महंगा हो जाएगा हमारे लिए, और क्रूड महंगा होगा तो ऑब्वियसली उसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा। बट उसके अलावा आप कौन सा रोज बाहर जा रहे थे घूमने फिरने कि भैया आपका डॉलर खराब हो गया तो आपको परेशानी हो रही है? बिल्कुल, सही में आपने गोल्ड की बात की। गोल्ड पे मैं क्वेश्चन अभी लेके आया आपके लिए कि गोल्ड ने भी तो लोगों को धोखा दे दिया। लोग कह रहे हैं कि गोल्ड था, इवन तो पहले बढ़ गया बहुत, लेकिन गोल्ड इस सिचुएशन में जब अनसर्टेन चीज़ है, वॉर चल रहा है, तो गोल्ड जनरली बढ़ता है। बढ़ लेकिन जाएगा। हमने देखा कि गोल्ड गिरा है, मतलब 20-25% शायद गोल्ड टॉप से नीचे आ गया है। तो लोग गोल्ड में दबा के इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं बढ़ा। हम्म। तो एक आम बंदा, इक्विटी नहीं चल रहे है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और गोल्ड नहीं चल रहा है, सिल्वर गिर क्रिप्टो रहा नहीं है, चल रहा है। क्रिप्टो नहीं चल रहा है, क्रिप्टो 60 से 70 हज़ार पे लटका हुआ है, डॉलर इधर बढ़ रहा है, रुपये, मतलब क्या करे एक बंदा? पैसे कैसे बचाए? स्क्रूड अप सिचुएशन है, देखो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट गोल्ड पे आता है, गोल्ड ने इस बार डेफिनेटली धोखा दिया, बट वो समझने की जरूरत है क्यों धोखा दिया। बिकॉज हुआ क्या कि यूएस घुस घुस गया वॉर में। यूएस घुस गया वॉर में, तो उसका जो इन्फ्लेशन, घर का इन्फ्लेशन है, वो बहुत तेजी से बढ़ा। घर का इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ा, तो जो उनकी रिजर्व बैंक है, मतलब जो जिसे फेड कहते हैं, फेड ने ब्याज दर कम नहीं करी और कह दिया कि इस साल हम ब्याज दर कम कर भी नहीं पाएंगे। अब जब ब्याज दर कम नहीं होती और ब्याज दर बढ़ने का डर होता है, तो जो पैसा है वो गोल्ड से मूव करके ट्रेजरी बॉन्ड्स की तरफ आ जाता है, तो उस वजह से गोल्ड हिट कर गया। तो ये सारा जो इशू हुआ है वो बिकॉज उधर डॉलर भी स्ट्रेंथन हुआ, डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रेंथन हुआ। इस सब की वजह से गोल्ड जो है उतना परफॉर्म नहीं कर पाया है। पर अभी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है गोल्ड को। ओके। अभी भी चाइना गोल्ड खरीद रहा है, कंसिस्टेंटली गोल्ड खरीद रहा है, अभी भी डिमांड चल रही है। तो स्ट्रक्चरली कुछ नहीं हुआ। अचानक से जब ये सिचुएशन ईज होगी, इन्फ्लेशन ईज होगी, हल्का सा भी वहां पे ऐसा लगा कि अब फेड का जो व्यू है वो हॉकिश से डोविश हो गया है, मतलब वो ब्याज दर कम करने को तैयार हो रहे हैं, अचानक से गोल्ड भाग जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि गोल्ड वापस से ऊपर जाएगा? गोल्ड जा सकता है ऊपर, बिल्कुल जा सकता है। आई एम रीजनेबली बुलिश ऑन गोल्ड ओवर अ 5 ईयर पीरियड। अगेन तो फिर एसेट एलोकेशन कहाँ रहा संजय भाई? मतलब अगर 5 साल की बात हो रही है तो हम कह रहे हैं कि गोल्ड अभी पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। इक्विटी नहीं चल रहा है अगेन, तो तो इस आप एसआईपी सिचुएशन करते हो ना, ऐसी सिचुएशन में तो आप एसआईपी करते हो अपने एसेट में। ओके। आपने एसेट एलोकेशन बना लिया, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, दिमाग नहीं लगाने का। वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड करते ही आप अपनी वॉलेटिलिटी को कम कर देते हो।
देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप अयाज भाई एक झूले पे बैठे, एक बच्चा बैठा झूले पे, आप तो चलो मैच्योर आदमी हो, एक बच्चा 10-12 साल का झूले पे बैठा, अब उसको टास्क दिया गया है कि इस झूले पे 1 घंटा बैठना है, ठीक है? आपने झूले को धक्का दिया, झूला ऐसे-ऐसे हिल रहा है, क्या वो बैठ पाएगा ऐसे? 1 घंटा बैठ जाएगा? और अगर झूला ऐसे गया और फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया, कि उतार लो भाई। वो तो 2 मिनट में, "अरे भाई उतार ले भाई।" तो जब आप पोर्टफोलियो में गोल्ड और डेट ऐड करते हो, वन थर्ड करते हो, तो बोले दिमाग ही नहीं लगाना, मेरे को किसी एनालिस्ट को नहीं सुनना इस दुनिया में, सारे गधे हैं। जब चढ़ जाता है तो आके बताते हैं चढ़ क्यों रहा है, और जब गिर जाता है तो आके बताते हैं गिर क्यों रहा है, ठीक है? तो हम तो किसी की नहीं सुन रहे जी, वन थर्ड गोल्ड, डेट, इक्विटी। इक्विटी में भी देश की सबसे बड़ी 250 या 500 कंपनी आपकी चॉइस है। तो आपका जो झूला है ना, वो ऐसे चलेगा। आप उस झूले पे आराम से बैठ पाओगे, आपको विचलित नहीं होगे, स्ट्रेस नहीं होगा। इसे हम कहते हैं वॉलेटिलिटी। तो झूला जब इधर घूमता है उसे वॉलेटिलिटी कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन टर्म यूज होता है। और अगर आपने बोला नहीं जी हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं, हम तो सिर्फ 10% लार्ज कैप में डालेंगे, 40% मिड कैप में डालेंगे, 50% स्मॉल कैप में डालेंगे, तो भाई साहब ये आपका झूला है, फिर तैयार आप रहो, झेलते रहो फिर। तैयार रहो, तैयार रहो। फिर मजा भी बहुत आता है, जिसको ये झूले का स्वाद आ जाता है ना, उसको मजा भी बड़ा आता है। बच्चे होते थे ना, कुछ बच्चे बिल्कुल, होते थे बिल्कुल बड़े है। शौकीन होते थे बड़े-बड़े घूमने के झूले में, है ना? वो डेथ राइड्स में भी लोग मजा बिल्कुल, लेते हैं। वो कौन क्या कहते हैं उसको, जो उधर होती हैं पार्क्स में, थीम पार्क्स में होती हैं, रोलर कोस्टर। रोलर एन्जॉय करते हैं लोग, कुछ लोग नहीं करते हैं। आपका स्वभाव क्या है? और मैं आम निवेशक को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में जगह तब दें, जब आपका होराइज़न ही मतलब अगर प्योर इक्विटी करना है तो आपका 7-8 साल का होराइज़न होना चाहिए, प्योर इक्विटी, सिक्योरिटी। जिसमें आप कुछ भी नहीं ऐड करते। और अगर आप सेफ चलना चाहते हो, लॉन्ग टर्म आपका 5-7 साल मिनिमम होराइज़न है, 5 साल मिनिमम होराइज़न है, 1/3 कर दो तीनों। शांति से इस झूले में बैठे रहो, आप बहुतों से बहुत अच्छा कर जाओगे। ओके, सनी भाई आपने कहा कि डेट, इक्विटी, गोल्ड। गोल्ड। इस सिचुएशन में जैसे कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट की, एसआईपी म्यूचुअल फंड की, तो हम 12% रिटर्न कह देते हैं, 10 से 12% भी चले जाता है कि भाई इतना रिटर्न आपको मिल जाएगा ओवरऑल लॉन्ग टर्म। मतलब 15-20 तो छोड़ दीजिए, 12% आप ओवर द लॉन्ग टर्म बना लेंगे। लेकिन अगर गोल्ड आ जाता है, फिर इक्विटी भी आ जाती है, उसमें डेट भी आ जाता है, तो हम कितना रिटर्न उसकी बात करते हैं? 12% आराम से, उसके साथ ही 12%? उसके साथ भी 12%। ऐसे कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वही जो जवाब मैंने आपको दिया था, आप और मैं दोनों 100 पे थे। मैं गिर गया ₹20, आप गिर गए 3.5 ₹6.5। देखिए, ऊपर हम कितना जाते हैं ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। नीचे हम कितना गिरते हैं, ये हमें कंट्रोल करना है। क्योंकि जो 6.5 गिरा होता है ना, वो जल्दी-जल्दी उठ के वापस अब सोचो, मैं आपको इसी का उदाहरण देता हूँ कि अब अगले 2 साल में मार्केट ने 25% रिटर्न दिया, ठीक है। सालाना। ठीक है जी? अब अगले 2 साल में मार्केट ने 25% रिटर्न दिया, सालाना। मैं कहाँ बैठा हूँ? -20 पे। तो पहले साल में तो मैं 0 पे आऊँगा, बिल्कुल। ठीक है? आप कहाँ पहुँच जाओगे उतने टाइम में? आपका मतलब 12.5 और वहाँ पे वापस आप 16% ऊपर निकल चुके होगे। तो -6 से आप मोटा-मोटी ऊपर 10 पे आ चुके हो ऑलरेडी, और मैं 0 पे आया हूँ अभी, और आप 10 पे पहुँच भी चुके हो। ये है तब जब 1 साल मार्केट मेरे को 25% रिटर्न देता है। नीचे कम गिरना ना, मैं जितने फंड मैनेजर से मिलता हूँ, सब एक ही बात बोलते हैं। बोलते हैं कि जब हम किसी फंड को डिज़ाइन करते हैं, पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करते हैं, हम एक रेशियो देखते हैं जिसका नाम है डाउन कैप्चर रेशियो। ठीक है। मतलब अगर मेरा बेंचमार्क 10% गिरा, तो मेरा फंड 10% से कम गिरना चाहिए। ओके। उसे कहते हैं डाउन कैप्चर, नीचे जाते हुए कैप्चर करना। तो डाउन कैप्चर रेशियो, जैसे पराग पारिक का डाउन कैप्चर रेशियो 0.5 है। मतलब अगर निफ्टी 500 10% गिरेगा तो पराग पारिक सिर्फ 5% वो गिरेगा। लगता है गिरता ही नहीं है। इसलिए लोगों को लगता है गिरता नहीं है। अब आप अभी देख लेना, अपनी टीम को बोल देना, यहाँ पे डाल देगी एडिट में। मेरे हिसाब से पराग पारिक हैज 25% डेट ओके। इन इट्स पोर्टफोलियो। बस यही जवाब है। लोग है ना डेट को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है वो 5-6% रिटर्न, भाई 6-7%। साहब वो पोर्टफोलियो में जब वो आपको गिरने से बचाता है ना। अच्छा, दूसरा, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो, ठीक है, वैसे आपको ये नहीं करना चाहिए, आप अपना लगे रहो, जो मैंने बोला वन थर्ड भी बहुत अच्छा है। पर अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो अयाज भाई,
अब मैं तो 25% गिरा, 20% सॉरी गिरा। आपको लगता है यार ये परफेक्ट टाइम है 20%, इससे ज्यादा मार्केट गिरने के अभी स्वभाव नहीं लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका डेट का एलोकेशन था अब आप उसको इक्विटी में मूव कर सकते हैं। ओके, तो आपने तो आइटम वो खरीद ली जो 20% ऑलरेडी नीचे गिरी हुई है, ठीक है। तो अब आपकी एवरेज जो है अब आप जल्दी रिकवर कर जाओगे। सो पॉइंट इज कि हमें गिरना कम है। आज क्यों सब रो रहे हैं? आपका पहला स्टेटमेंट क्या था कि सर सबके पोर्टफोलियो तो 30-30% लाल है, क्योंकि सब पंटरबाज हैं। सबको वो पेनी स्टॉक करना है, सबको वो मिड कैप का स्टॉक करना है, सबको स्मॉल कैप का स्टॉक करना है। पोर्टफोलियो बनाने पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है। सारे फंड मैनेजर्स, अच्छे फंड मैनेजर्स जितने हैं, अब राजीव ठक्कर साहब से ऊपर मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे। उनके पुराने इंटरव्यूज भी जब हम सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो थियरी पता चलती है, बंदे की थीसिस पता चलती है, क्यों इतना सक्सेसफुल लो वॉलेटिलिटी हाई रिटर्न फंड चला रहे हैं। क्योंकि वो क्या कंट्रोल कर रहे हैं? वो वॉलेटिलिटी कंट्रोल कर रहे हैं, वो झूले का स्विंग कंट्रोल कर रहे हैं, रिटर्न्स अपने आप बन जाता है। डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी अंडररेटेड। क्योंकि क्या हुआ है ना, पिछले 4 साल में लोगों को इक्विटी ने बिगाड़ दी है। बिल्कुल। आदत डलवा दी कि भाई डबल हो जाएगा 4 साल में, ट्रिपल हो जाएगा 4 साल में। अब वो खराब समय आया तो लोगों को रियलाइज हो रहा है यार वो डेट भी तो इंपॉर्टेंट था। और ठक्कर साहब को तो पहले से पता था डेट इंपॉर्टेंट था, तो उनके पोर्टफोलियो में होता है। ऑलरेडी था। तो जब आप पराग पारिक की तारीफ करते हो, इट्स नॉट, आई एम नॉट पेड बाय बिल्कुल, देम, बिल्कुल। आज तक उन्होंने मार्केटिंग में बिल्कुल। ₹1 खर्च नहीं किया, बट हिज प्रोडक्ट इज हिज मार्केटिंग। तो आप अगर एक आदमी की आप तारीफ कर रहे हो कि यार अच्छा फंड मैनेजर, जाके देख तो लो वो कर क्या रहा है। बिल्कुल। सक्सेस लीव्स क्लूज कहते हैं ना, बिल्कुल। कि जो सक्सेसफुल होता है वो अपने क्लूज छोड़ के जाता है। वो महक छोड़ के जा रहा है अपनी, तो महक ले तो लो क्या कर रहे हैं उन्होंने। से भाई अगर जैसे कि एक म्यूचुअल फंड की बात करें, पे एग्जांपल लूंगा आपसे, अगर वो 5% गिरा है और मार्केट 10% गिरी और दूसरा जो फंड है वो 15% गिरा हुआ है, तो इस सिचुएशन में अगर मार्केट रेट टू रेट आएगी तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जो पराग पारी है वो 5% ही बढ़ेगा क्योंकि अपने रेट पे, और दूसरे जो नीचे है वो 15% बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा? नहीं, क्योंकि जब 15% बढ़ेगा तो एक रेशियो होता है जिसे कहते हैं अप कैप्चर रेशियो। ठीक है। जैसे डाउन कैप्चर होता है, अप कैप्चर भी ओके। होता है। तो पराग पारी का अप कैप्चर रेशियो जो है वो 60% है, 70% है। तो यानी अब 15% अगर मार्केट बढ़ गया, ठीक है, अब आपने क्या बोला, एक फंड बोला है जिसका जो गिर रहा है 15%, जब निफ्टी 500 10% गिरा है, ये भाई 5% गिरे। अब ये जब चढ़ते हैं तो ये पूरा 10% नहीं चढ़े, ये सिर्फ 7% चढ़े, तो ये -5 से आ जाएंगे +2 पे ठीक है। अप्रोक्सीमेटली। अब ये भाई जो -15 पे है, उसको ऊपर आने को 20% चाहिए, ओके, तो ऐसा होता है कि उसको ज्यादा चाहिए होता है। उसको ज्यादा चाहिए। जो खड्डे में ज्यादा गिरेगा उसको ज्यादा चाहिए ना भाई। जब अगर आप 100 पे थे, आप 50 पे आ गए, तो आप 50 से 100 आने को आपको 100% प्रॉफिट चाहिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए निफ्टी अगर 10% गिरा है और वो 15% गिर गया कोई फंड, गिर गया, तो वो इम्पैक्ट जो 10% का 15 उसने लिया, जब निफ्टी वापस 10% जाएगा तो वो 15% वापस चले जाएगा। पर वो -15 से जब 15 ऊपर आएगा ना तो भी 0 पे नहीं आएगा। ओके। मैथमेटिक्स है ना ये तो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप 85 से वापस 100 आना Got it। चाहते हो, तो आपको करीबन 17-18% ऊपर आना पड़ेगा। वो ये 50 पे आ गया तो उसको 100% लाना पड़ेगा दोबारा हाँ, वापस तो वो से। 50 पे आ गया तो 100% लाना पड़ेगा, 20 गिरा तो 25% ऊपर। यही तो बेचारा वॉरेन बफेट भी रोते रहते। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। ना गिरना अपने आप में सबसे बड़ा पॉजिटिविटी है पूरे पोर्टफोलियो में। जब हम लोग इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो देखते हैं, डिजाइन करते हैं, हमारा टर्म होता है भाई वॉलेटिलिटी कैसे कम हो, झूला कम हिलना चाहिए भाई, नहीं तो ये बैठ ही नहीं पाएगा बेचारा। अयाज भाई बोलना बहुत आसान है, 20 साल रुको, SIP करो। आज एम्फी का डेटा है औसतन 1.5 साल आदमी रुक रहा है। एंड देन रिटायरमेंट की प्लानिंग होती है। फिर भाई बन कर रहे रिटायरमेंट की प्लानिंग। 5 साल के ऊपर 11% लोग रुक पा रहे हैं। कहां से आप कर लोगे? वो क्यों है? क्योंकि उनकी गलती है, उन्होंने इतना ज्यादा वॉलेटाइल एसेट बेस बना लिया अपना। आप वॉलेटिलिटी को कम रखो ताकि उस झूले पे बैठ तो पाओ। मजा तो तब आएगा ना जब आप झूले पे बैठोगे 20 साल, अपने आप बन जाएगा पैसा। इसलिए जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज ये रखिए ध्यान कि आपकी वॉलेटिलिटी कम हो। वॉलेटिलिटी कम कैसे होती है? जब आप एक हाई वॉलेटाइल एसेट को लो वॉलेटाइल एसेट के साथ शादी करा देते हैं, जैसे आपने इक्विटी गोल्ड डेट कर दिया, ठीक है जी। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है पोर्टफोलियो ओवरलैप कम होना चाहिए। ठीक है। अभी कल हमारे पास एक इन्वेस्टर है, 51 म्यूचुअल फंड है उनके पास। मैंने पूरी रिपोर्ट बना के भेजी उनको। 51 म्यूचुअल फंड्स है, स्मॉल कैप कैटेगरी के 11 म्यूचुअल फंड।
कुल स्मॉल कैप कैटेगरी में 23 म्यूचुअल फंड, उसमें से 11 उनके पास है और इन्वेस्टर 3 साल पुराने हैं सिर्फ, अभी 3 साल पहले एसआईपी चालू करी। हर क्वार्टर देखते कौन सा फर्स्ट आ रहा है उसको ले लिया। क्यों? इसमें होता है पोर्टफोलियो ओवरलैप। अरे भाई, अगर स्मॉल कैप है तो वही तो यूनिवर्स है उनके पास 500 स्टॉक्स का। तो आपने 11 स्मॉल कैप लेके आपको तो लग रहा है आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, बट वो सेम वो तो सेम ओवरलैप है, 40% का ओवरलैप है पोर्टफोलियो में। आइडियली आपके पूरे पोर्टफोलियो का ओवरलैप 20% से कम होना चाहिए, तो उससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। ये हो गया सेकंड चीज। और थर्ड चीज हो गई, आपको नेगेटिव कोरिलेशन आइटम्स को साथ में जोड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब इक्विटी ऊपर जाता है जनरली गोल्ड नीचे जाता है। अभी इस एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस को निकाल दो जो अभी चल रही है, बट इक्विटी गोल्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो ये उल्टी चीजें होंगी। तो इक्विटी बढ़ेगा तो गोल्ड थोड़ा कम हो जाएगा, इक्विटी खराब होगा तो गोल्ड आपका बढ़ जाएगा। डेट आपको जीरो है, वो चलता ही रहेगा अपनी स्पीड पे, कछुआ है वो। तो ये तीन जब मिल जाते हैं तो ना आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप ज्यादा होता है, आपकी वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है, और तीसरा जो आपका एक डाउनसाइड कैप्चर रेशियो आपका कंट्रोल में आ जाता है, उसे हम ड्रॉडाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेम चीज को निफ्टी 500 के साथ कंपेयर करेंगे तो निफ्टी 500 का ड्रॉडाउन होगा 18%, आपका ड्रॉडाउन होगा 10%, तो आप कम नीचे गिरे। मैं अयाज भाई आज जो मेन मैसेज देना चाहता हूं वो है, पोर्टफोलियो बनाओ, डाइवर्सिफाई करो और कम गिरो। ठीक है, कम गिरना सबसे बड़ी जीत है, ज्यादा चढ़ना सबसे बड़ी जीत नहीं है, कम कम गिरना सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अगर कम गिर के कम भी चढ़ोगे ना तो लोगों से आगे निकल जाओगे। तो जिसमें आपने कहा पोर्टफोलियो बनाया, तो पोर्टफोलियो बनाया कैसे? आपने एसेट एलोकेशन तो बता दिए। कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, 2-3 सिनेरियो हम ले लेते हैं। उसको इन्वेस्ट करना है 6-7 साल के लिए, एंड गोल उसका ये है कि 6-7 साल के बाद मैं पैसे वो यूज़ कर लूँगा या निकाल लूँगा या क्या कर लूँगा। तो 7 साल आपका इक्विटी में भी आ गया वो, जिस तरह आपने बताया। तो वो कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करे इस सिचुएशन में? और 7 साल है ना। हाँ, और वो कौन से म्यूचुअल फंड ले? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ₹20,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है, एक ऐसा फिगर ले लेते हैं जो आम आदमी कर लेता है। तो वो कहाँ-कहाँ ₹20,000 को इन्वेस्ट करेगा? देखो, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, अगर एक व्यक्ति को कुछ नहीं आता, 7-8 साल का होराइजन, ठीक है, एक वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले ले। ठीक है, आजकल बहुत अच्छी कैटेगरी है, उसमें कंपलसरी है कि मिनिमम 10% इक्विटी, 10% डेट और 10% गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एलोकेशन चेंज हो सकती है। एक आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले लो, कोई भी ले लो, आप चेक कर लो। मेरे हिसाब से अगर मेरा रिकमेंडेशन लोगे, ऐसा कोई ऑब्वियसली पेड वो नहीं है, बट 2-3 मेरे को अच्छे लगते हैं। वाइटोक अच्छा लगता है, डीएसपी अच्छा लगता है और निपॉन अच्छा लगता है। ये 3 मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, आप इनमें से ले सकते हो। ये हो गया, इसने आपको क्या कवर कर दिया, इसने आपको मल्टी एसेट दे दिए। ठीक है, इसमें यूएस इक्विटी भी आ जाता है, सब कुछ आ ठीक। जाता है। ठीक है, तो आपको खतरनाक डाइवर्सिफिकेशन मिल गई इससे। इसके बाद आप कहते हो थोड़ा इक्विटी और लानी है, तो चुपचाप एक मल्टी कैप फंड ले लो। ओके, उसमें 25% लार्ज, 25% मिड, 25% स्मॉल और 25% जो फंड मैनेजर का डिसीजन है। ठीक है, तो इससे क्या कंपलसरी मिड और स्मॉल कैप आपके अकाउंट में आ गया। ठीक है। बस 2 2 फंड, दैट्स इट, और कोई जरूरत ही नहीं। ज्यादा फंड्स तो अपने आप में अरे सर अयाज भाई, ये 8,000 फंड 1,000 कंपनियों के पीछे भाग रहे हैं, है तो वही 1,000 कंपनियां। लेकिन सी भाई इतने सारे फंड्स आ जाते हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो फंड हाउस भी निकालने पे रहते हैं भाई, मतलब यार उनका तो काम है बेचना, दैट्स देयर जॉब। लेकिन फंसते उसमें लोग हैं। तो वो तो आपको ना बायर बीवेयर, आप वो तो आपका काम है बायर बीवेयर। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, जो भी फंड चुनो उसका डाउन कैप्चर रेशियो कम से कम होना चाहिए। से भाई डाउन कैप्चर रेशियो एक आम बंदा कहाँ से देखे? आप उसको ऐसा बताएं कि वो जाके देख ले आपकी डाउन पॉडकास्ट कैप्चर रेशियो के लिए 10 टूल है मार्केट में, बहुत टूल्स है, आप कोई भी टूल देख लो। हमें एक टूल का चाहिए तो लिंक भी दे देते हैं नीचे, ठीक, आप जाके चेक कर लो डाउन कैप्चर रेशियो क्या होता है, जाओ चेक करो, थोड़ा सीखो यार। बिल्कुल। अपना पैसा डाल रहे हो, साला आलू भाजी लेने जाते हैं, टमाटर लेने जाते हैं तो 4 मिनट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 200 रुपए 100 रुपए किलो के आइटम के लिए तो सवाल पूछ रहे हो, और जहां आपकी जिंदगी की प्लानिंग डिपेंडेंट है वहां एक भी सवाल नहीं पूछ रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? आप आराम से जाओ। डाउन कैप्चर रेशियो एक ही चीज बताता है कि अगर आपका बेंचमार्क नीचे गिरा तो आप कितना नीचे गिरोगे, बस इतना देख लो। जो सबसे कम, जैसे मैंने पराग पारेख का एग्जांपल दिया, 0.5 है, बढ़िया फंड है। अब इसमें कोई दो राह तो नहीं है कि वो बढ़िया फंड है, तो मैं आपको तो कारण बता रहा हूँ उसके क्यों बढ़िया फंड है। क्योंकि वो गिरता ही कम है, गिरता कम है तो उठना आसान होता है। भाई आप समझो, मैं यहाँ से, आप 5 फीट गिरे, मैं 20 फीट गिरा, जल्दी कौन बाहर आ जाएगा? आप ही बाहर आओगे ना। जो कम गया। और जल्दी भी आ पाओगे, ज्यादा चांसेस भी आपके आने के। मैं तो हो सकता है आ भी ना जो पाऊं, कम गिरा बिल्कुल। पता चला मैं 10% चढ़ा, हाँ फिर से 10-20% और गिर गया। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। तो जो अब गिरे हुए हैं,
20-20, 40-40%, क्या वो उस सिचुएशन में निकल जाए उन फंड से, या फिर दूसरे फंड्स में आ जाए, या फिर वो स्टिक करें वहीं, क्योंकि सिचुएशन पता नहीं देखिए, क्या पहले तो अपनी एसआईपी को एक बार के लिए रिकैलिब्रेट करिए। आपकी एसआईपी कैसे जा रही है वो चेक करिए। ठीक है, अगर आपकी एसआईपी 100% इक्विटी जा रही है, तो या तो मन में बना लीजिए कि इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैं 10 साल बाद देखूंगा। ठीक है, ठीक है? अगर आपका 100% पैसा इक्विटी में जा रहा है, तो कृपया करके उस ऐप को डिलीट कर दीजिए और उसको 10 साल बाद ओपन करेंगे हम। उसके पहले नहीं ओपन करेंगे। ठीक है? अनरीजनेबल बात लग रही होगी, लगने दो, क्योंकि ये सच्चाई है। टेस्टेड, ये फैक्ट है। दिस इज नॉट 80% राइट, दिस इज 100% राइट। इसमें अब सूरज को सूरज बोलेंगे तो सूरज ही है वो भाई, बिल्कुल, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं हम। एग्जैक्टली, तो ये पहली सच्चाई है कि आपका अगर एसआईपी, अब आप सोचते हो नहीं यार मेरी तो एसआईपी 5 साल के लिए है, तो ठीक है, गलती हो गई, नो प्रॉब्लम। एसेट एलोकेशन को रिवाइज करिए। अब एसआईपी का ज्यादा पोर्शन ठीक है, आप डेट और गोल्ड में डालना चालू कर दीजिए, कम पोर्शन आप इक्विटी में डालिए। ठीक है जी। तीसरा, कोई भी गोल के लिए 5-6 से ज्यादा फंड्स मत रखिए और कोशिश करिए कि एक कैटेगरी के 10-12 फंड एक साथ ना हो जाए। ठीक है, आप 6 कैटेगरी करते हैं तो 6 कैटेगरी में एक एक फंड ले लिया तो एक बार फिर भी मैं ओके कहता हूं। वैसे तो वो भी गलत बात है, पर चलो एक बार ओके है, बेटर देन व्हाट यू आर राइट नाउ। एक एटलीस्ट आपका जो जू है इस टाइम पे वो पोर्टफोलियो का, बस, वो तो ना हो। तो आप उसको कंडेंस कीजिए। जैसे मैंने कल 51 वाले को हमने फाइनली 6 म्यूचुअल फंड ओके किए। उस पर भी बड़ा दुख हुआ मेरे को। मैंने चलो यार 51 से 6, बिल्कुल। मतलब मैंने 88% उसके तो उनका पोर्टफोलियो को क्या रख दिया। रिएक्शन था? नहीं, वो समझ चुके थे, वो मेरा पॉडकास्ट देख के ही आए थे मेरे पास, तो वो समझ चुके थे कि यार डांट खाऊंगा मैं इनसे। और संजय भाई, जैसे कि आपने बताया 51 म्यूचुअल फंड किसी के पास, और मतलब से 51 तो लोगों के पास जनरली नहीं होते, नहीं रखते, 10-15 बंदा तो रख लेते हैं। तो क्या माइंडसेट होता है वो कि लोग इतने म्यूचुअल फंड्स रखते हैं, कंसीडरिंग कि वो उनको ये भी पता होता है इन्वेस्ट जब दे आर चेजिंग रिटर्न्स। उनको पता ही नहीं उन्होंने कोई चीज खरीदी क्यों है। क्वांट स्मॉल कैप अच्छा करा था, क्वांट उठा लिया। फिर उसके बाद जी निप्पॉन स्मॉल कैप बहुत अच्छा करा था, निप्पॉन उठा लिया। फिर टाटा स्मॉल कैप अच्छा करा था, टाटा उठा लिया। टाटा पिछले 1 साल से रिटर्न नहीं दे रहा, तो अब क्या उठाए, चलो बंधन उठा लिया। सारे फेमस नाम बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल, यही देखे मैंने सारे नाम कल। पर अगर आप कहते थे क्वांट के साथ आप स्टिक थे, तो रहो ना। बिल्कुल। यानी कि आपको तब भी नहीं पता था आपको क्वांट अच्छा क्यों लगा, आज भी नहीं पता द क्वांट थिंग खराब इज क्यों दैट कि रिसर्च नहीं की, लगा। पढ़ा नहीं, समझा नहीं। अगर आप पहले दिन ही क्वांट का सिस्टम देखे, क्वांट इज अ मोमेंटम बेस्ड फंड। बिल्कुल, मोमेंटम फंड्स परफॉर्म व्हेन दे आर इन अ मोमेंटम। साइडवेज मार्केट में मोमेंटम का बाजा बच जाता है, तो बच गया बाजा। पर फिर भी उसके सीएजीआर सबसे अच्छी है, क्योंकि जब मोमेंटम का मोमेंटम आता है तो वो बहुत पैसे बना देता आपने है। एग्जांपल भी दिया मोमेंटम फंड के काफी। बहुत मोमेंटम, मैंने निफ्टी 500 बिल्कुल, मोमेंटम 50 की बात की हुई है मेरे पोर्टफोलियो में, जम के है, क्योंकि मेरा होराइजन 25 साल है। द थिंग इज दैट अभी बात करते हैं, हमने बात की जिसका होराइजन 7 साल था। अभी आते हैं जिसको 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और मान लीजिए एसआईपी उसकी बढ़ा के 30 से 40 हज़ार रुपए कर देते हैं। 40 हज़ार रुपए को इन्वेस्ट कर रहा है, 12 साल का होराइजन वो रखता है। तो इस सिचुएशन वो कैसे एलोकेट करे? देखिए, इसमें मल्टी एसेट जरूर रखें। ठीक है, उसका पोर्शन कम कर सकते हैं, लाइक 10% 20% मल्टी एसेट रखो, एक मल्टी कैप रखो। ठीक है, यहाँ मतलब 40 हज़ार में से 4 हज़ार वो मल्टी कैप में डाल मल्टी फैक्टर में वो मल्टी समझिए 5 से 6 हजार रुपए डाल दीजिए। ठीक है, मल्टी कैप में आपको एटलीस्ट 15-20 हजार रुपए डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड और सिल्वर में के फंड्स आते हैं आजकल, जहां पे आपको देखिए, या तो आप ईटीएफ के माध्यम से खुद खरीद लीजिए, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं गोल्ड कितना रखूं सिल्वर कितना रखूं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो गोल्ड सिल्वर एफओएफ चलाते हैं। जी। थोड़े कॉस्टली होंगे, पर आपका हेडेक चला जाएगा कि भाई कौन से फंड में कहाँ कितना डालना है, वो फंड मैनेजर बैठ के डिसाइड करेगा अपने रिसर्च के हिसाब से। तो वो एक आप 10 से 1%, 10-15% वो कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर स्टाइल बेस्ड इन्वेस्टिंग में मैं ज्यादातर लोग मोमेंटम पे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो झूला बड़ा ऐसे बिल्कुल। भागता है, तो आप वैल्यू बेस्ड फंड ले लीजिए। वैल्यू बेस्ड फंड में बहुत सारे पुराने फंड्स अच्छे कर चुके हैं। आईसीआईसीआई का बहुत अच्छा है, एचएसबीसी का बहुत अच्छा है। और अगर आप फिर भी नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 ये फंड सिलेक्ट कर लीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा इंडेक्स फंड है। इसने पिछले 1 साल में करीबन 30% रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में करीबन 5 साल का सीएजीआर 31% है, 1 साल का सीएजीआर 40% के आसपास है। ये वैल्यू कंपनीज को सिलेक्ट करता है। सिंस इंसेप्शन भी इसका 18% का सीएजीआर है एट लोअर वॉलेटिलिटी। मतलब झूला ठीक है, वो हल्का घूमेगा, थोड़ा सा ज्यादा घूमेगा, बट उतना ज्यादा नहीं घूमेगा जितना स्मॉल कैप और लार्ज कैप में घूमेगा, मिड कैप में घूमेगा। और उसमें आपको एक अच्छा 4-5% का इंडेक्स को बीटिंग रहा है इसका। बस शांति से बैठिए, दुकान बंद करिए और सो जाइए। ठीक है।
कुछ देखने की जरूरत नहीं। ये हो गया उसके लिए जिसका होराइजन 12-13 साल। हाँ मतलब लंबा है, 12 साल प्लस का है। और अगर उससे ऊपर चले जाएँ, मतलब जिसका फिर आप होराइज़न है बात- कि यार मतलब ठीक है, मैं आज से एसआईपी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई बंदा 25 साल का है, वो सोचता है मैं 50 साल के बाद जो है वो देखूँगा। तो देन योर मनी शुड मूव टू मोमेंटम, मोर टुवर्ड्स मोमेंटम, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड यही मल्टी कैप। देखिए एलोकेशन मोटा मोटी सेम रहेगा, फिर आप मोमेंटम ऐड कर देते हो, मिड कैप स्मॉल कैप इंडिविजुअली ऐड कर देते हो। सिमी अब बात आती है उसकी रिटायरमेंट की भी बात कर लेते हैं। अक्सर वो आपके फेवरेट टॉपिक है और लोगों का फेवरेट टॉपिक है, मतलब उस पे हम भी बात करते हैं। मुझे सवाल दूसरा करना था लेकिन वो निकल गया मेरे माइंड से। तो रिटायरमेंट पे आके कि हम भी पॉडकास्ट को जल्दी खत्म करेंगे इसको। तो इस सिचुएशन में जब बियर मार्केट आती है और बात होती है फायर की, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर कोई बंदा फायर प्लान करके चल रहा है, सोच रहा है मैं 15-20 साल में यहाँ से मतलब निकल जाऊँगा, मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ आ जाएगा और बियर मार्केट आ गई या फिर क्रैश आ गया सडनली और 40 से 50% यहाँ पे आपका क्रैश देखने को मिला, 30-40% जो अक्सर हुआ है, हमने हिस्ट्री में देखा है। तो इस सिचुएशन में क्या करे बंदा? क्या वो जो फायर वाला कॉन्सेप्ट है अभी प्रैक्टिकल लगता है इन सिचुएशन में? आपको रिटायरमेंट को पोस्टपोन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके। देखिए मैं लोगों को कहता हूँ कि मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सोची थी 40 की एज में। ठीक है। मैं 39 से भी थोड़ा सा पहले, मतलब 39th हुँ। ईयर था मेरा, 1.5 साल पहले मैं कर पाया। क्यों कर पाया? क्योंकि मार्केट्स मेहरबान हो गई। तो मैं 1.5 साल कर हाँ, पाया। बिल्कुल अभी जो बुल रन था आपने। ठीक है, बुल रन चल रहा था उस टाइम पे। और लेट्स से नहीं मार्केट्स मेहरबान नहीं होती, वैसे ही चलता, तो शायद मैं 40 की जगह 42 पे रिटायर हो जाता। क्या आफत आ रही थी? हाउ डज इट मैटर? तो इतना रिजिड मत होइए। आपने एक 5 ने एज निकाला कि मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है इस टाइम तक। 1 साल प्लस, 1 साल माइनस, 2 साल प्लस, 2 साल माइनस होगा। या फिर हो सकता है जो एज पे आपने सोचा था मेरे पास 5 करोड़ होंगे या जो भी होगा, लेट्स से 5 करोड़ होंगे, तो उसकी जगह आपके पास 4 होगा। ठीक, उससे ऊपर का फर्क नहीं होगा। 5 से 4 एक 20% होता है। तो आपका 20%, 15-20% का फर्क होगा। उसको आप या तो प्लानिंग में फैक्टर करके चलिए, स्टेप अप एसआईपी के थ्रू, ठीक है? या फिर सोच के चलिए कि यार या इतना सोच मोटा-मोटी के ये बिल्कुल। रेंज है। हाँ, मतलब प्रिपेयर करें मेंटली अपने आप अब को यार कि हाँ, सोचो जिस आदमी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, उसके 5 सोचा था, 4 आएगा, तो 4 में ऐसा तो नहीं है कि गरीब रह जाएगा। बिल्कुल 4 भी एग्ज़ैक्टली। तो 4 है भाई। वो 1 डेढ़ साल और काम कर 1 लेगा। डेढ़ साल और काम कर ले भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर 4 में खुश हो जा। बिल्कुल। तेरी रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपए महीने की थी, तू सब एक बार 1.5 लाख से स्टार्ट कर ले। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर। सी, यू कैन नॉट बी रिजिड बिल्कुल। अबाउट एनीथिंग। आपका एक गोल है, आपने कोशिश करी, कोई भी हम में से भगवान नहीं है, कोई गारंटी नहीं है 12% साल का मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मिलता है और कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं कि जब आपका एग्ज़िट प्लान हो रहा होता है, वो स अभी जैसे सोचा था कि बड़ा पॉपुलर होता था, याद है 2010-15 में विज़न 2020, विज़न बिल्कुल 2020। एग्ज़ैक्टली। तो विज़न 2020 तो कोविड हो गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ज़िंदगी जीना छोड़ दोगे। विज़न 2022 हो जाएगा। बिल्कुल। और क्या होगा? इससे ज़्यादा क्या होगा? तो डोंट बिकम रिजिड, डोंट बिकम वेरी फसी अबाउट दीज़ थिंग्स। ये होता रहता है मार्केट्स में। या तो मार्केट्स मेहरबान होगी तो आप थोड़े पहले हो जाओगे, मार्केट्स मेहरबान नहीं होगे तो थोड़े बाद में हो जाओगे, नहीं तो कम पैसों से बाहर आ जाओगे। आगे से भाई सवाल माइंड में, जैसे हम बात करते हैं स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स की। किन्हीं का रिटर्न देखेंगे हम 10-12 साल का भी, तो किन्हीं म्यूचुअल फंड्स का आता है, मान लीजिए सीएजीआर हो गया 14% हो गया, 17% हो गया, ऐसा भी आता है। इवन पारंपरिक का भी आई थिंक इतना ही आता है, हुँ। जो ओवरऑल है उनका हाँ, 16-17 जो भी 18%। इतना आता है। तो क्या ये आगे भी ऐसे ही रहेगा इन म्यूचुअल फंड का या इनका डाउन हो सकता है? बिल्कुल डाउन हो सकता है। देखिए, आप समझिए रिटर्न्स। अब जापान पे आता हूँ और मैं। क्योंकि इसमें कोविड भी हमने देख लिया, हाँ, अभी वाला जो डाउनटर्न आया पिछले 2 साल से वो भी हमने देख लिया, इसमें हाँ, बुल मार्केट भी आ गई, इसमें हाँ, वो भी फेज़ आ गया जब कुछ बढ़ा ही नहीं था 2015 के बाद से हाँ, शायद। हाँ। अब देखिए, सबसे पुराने कुछ फंड्स जो हैं, जैसे निप्पॉन मिड कैप है, ठीक है? उसका 22% रिटर्न रहा है 30 साल में। पर मेजॉरिटी उसने पिछले 4-5 साल में खींचा है, ओके। ठीक है? एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, उसका भी 18-19% का रिटर्न रहा है 30 साल का सीएजीआर। पर उसमें भी उसने मेजॉरिटी कुछ समय, ये लास्ट कुछ टाइम में खींचा, और बीच में 6-7 साल उसका ज़ीरो रिटर्न्स था। तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करती है जो रहता है मार्केट में। मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं करती कि जो आता है और बोलता है कि यार मैं बस ये 2 साल में पैसे। वो नसीब है, मैंने बोला ना, एग्ज़ैक्टली डिसिप्लिन, बिल्कुल। नसीब वाला और बदनसीब, ये 3 तरह के इन्वेस्टर है हमारे यहाँ। तो आप डिसिप्लिन में आ जाओ ना, क्योंकि नसीब और बदनसीब तो ऊपर वाले के हाथ में है। बट इफ यू आर ऑन द, मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैं उनको बोलता टाइम खराब है, ये ऐसा है, 7.5, बोला बेटा 7.5 भी तो 7.5 साल ही रहेगी। तुम तो 70 साल, फॉर एग्जाम्पल 70 साल जी गए, बिल्कुल। तो 7.5 साल ही तो खराब होंगे। 62.5 साल तो अभी भी बाकी हैं, तो करो ना कुछ उस टाइम कर लो। तो आई थिंक डिसिप्लिन बीट्स लक
एट ऑल टाइम्स। तो आप लक पे मत निर्भर होइए, डिसिप्लिन पे निर्भर दो चीज मैं जो समझा इससे ना आपकी पुरानी पॉडकास्ट से भी सुनी भाई, ये हुआ कि एक तो एसेट एलोकेशन हो, यस। दूसरा आप टाइम दे। अगर आपकी ये चीज दो ठीक है, हाँ, देन यू आर राइट। और अगर टाइम नहीं दे सकते तो एसेट उस हिसाब से चुनिए। एग्जाम्पल आपको, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बंदा है मेरे पास, वो सितंबर 2024 में जब मार्केट्स अपनी पीक पे थी, उसने अपनी डॉटर की फीस का पैसा उसके पास था, 1 साल बाद उसको फीस देनी थी, 8-10 महीने बाद। उसने सोचा एक काम करता हूँ, ये 15 लाख रुपए हैं, मैं ज़रा स्मॉल कैप में डाल देता हूँ। स्मॉल कैप तो 30% रिटर्न दे रहा है, तो 1 साल बाद मैं 4.5 लाख रुपए निकाल लूँगा, 15 लाख बेटी की फीस भर दूँगा। ठीक है जी, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। अब वो मार्क स्मॉल कैप गिर गया 25% उसके बाद। अब सोचो, वो एक गोल के लिए पैसा था एग्जैक्टली। और वो गोल 1 साल बाद आ रहा था। ठीक है? अगर मैं कहता हूँ कि 30% ऊपर हो भी जाता वर्सेस एफडी में 8% मिलता, तो ये 3 लाख रुपए के लिए आपने पूरे गोल को जो है एग्जैक्टली। रिस्क पे डाल दिया। अब वो जो बचा हुआ 3-4 लाख का नुकसान हो गया, वो जेब से भरना पड़ेगा। ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि फीस तो फीस है। वो तो आप मना नहीं कर सकते स्कूल को कि भैया मेरा नुकसान हो गया, जरा एक काम करो, एक जरा 2-3 साल रुको, मैं 2-3 साल बाद फीस देता हूँ। बोला ठीक है, बेटी को भी 2-3 साल बाद ही भेजना फिर तो। ये दिक्कत। दिस इज नॉट राइट। लुक एट द ड्यूरेशन यू हैव, एंड जो एसेट का स्वभाव है, एसेट का पर्पस है, उसको इस ड्यूरेशन से मैनेज करो। मैं एक बार दुबई गया था, आजकल तो मुश्किल हो गया जाना, बट पहले पहले जब गया था तो एक बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग बंदे से मिला। ही वाज मैनेजिंग अ $50 मिलियन फंड। तो मैंने बोला कि आपके यहाँ कौन इन्वेस्टर? बोलते हमारे HNI इन्वेस्टर्स हैं, मिनिमम $1 मिलियन डालना होता है। अच्छा। बोला, यार फिर तो वो 18-20% रिटर्न मांगते होंगे तुमसे। बोलता है नहीं 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 नहीं, बोलते वो गरीब मानसिकता के लोग मानते हैं। ओके, तो मतलब ये लोग कितना मांगते हैं? बोलते ये लोग तो 8-9% मांग रहे हैं। तो आप समझो, जो बंदा $1 मिलियन डालता है, उसकी क्षमता है उतना पैसा डालने की, वो 18-20% रिटर्न मांगता ही नहीं है। तो उसके लिए इनफ है। वो कह रहा है मेरे कैपिटल का प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली, वो इन्फ्लेशन से बचे। और 8% दे दो उसके अलावा मेरे को। तो आप जितना ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागते हो, आप सोचते हो कि मैं 18-20, आप समझना आपकी मानसिकता ही खराब है। बिल्कुल। आप गलत मानसिकता से इन्वेस्टमेंट को देख रहे हो। इन्वेस्टमेंट से उम्मीद वही रेंज की होनी चाहिए जो होती है, हिस्टोरिकली प्रूवन है, उसके आसपास रहना, अगर उससे 10% कम करना। अगर आपको लगता है कि जनरली 12-13% रिटर्न मिलता है, आप सोचो 10-11 ही मिलेगा, उसके हिसाब से प्लान करो। अपने पे जोर डालो, अपनी तनख्वाह बढ़ाओ, अपनी इनकम बढ़ाओ। सारा लोड उठा के तुमने बोल दिया नहीं जी इन्वेस्टमेंट हमारा भार उठाएगा, और उसको टाइम भी नहीं दे रहे, फिर तुम बोलो नहीं 1 साल में उठाएगा। तो जो काम तुम्हें करने में तो 10 साल लग रहे हैं, उस Exactly. बेचारे से तुम 1 साल में वो उम्मीद म्यूचुअल कर रहे फंड हो। 1 साल में निकाल के दे दे। हाँ, गलत बात। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन में आऊँगा। एक सिनेरियो बनाते हैं, मार्केट गिरती है अभी से भी 10 से 15% 20,000 पे आ जाती है, कुछ दिक्कत होती है। तो इस सिचुएशन में जब सब चीज़ इतनी अंडर वैल्यू हो गई है, एक ऑप्शन ये भी आता है मार्केट में, ऐसे भी लोग हैं जो बताते हैं कि यार आप ना वहाँ पे लोन-वोन ले लीजिए और वहाँ पे मैंने देखी है ऐसी वीडियो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कुछ लोन ले लीजिए और वहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए और वो टाइम है आपको बाय करने का। तो इस सिचुएशन में क्या करें? क्या ये तरीका होना चाहिए? कंसीडरिंग ये भी कर लेते हैं कि एक तो उन लोगों के लिए जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोन लेके शायद वो दिक्कत में आ जाएँ, और कुछ लोग वो जिनके पास इनकम आ रही है, अपनी एसआईपी भी कर रहे हैं, और अगर लोन का भी मतलब उनके पास ईएमआई आती है, वो देते रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन 2 सिनेरियो में क्या इस तरह डील करें? मैं एक बात बोलूँ? जी। क्या होगा, ये रील कटेगी अलग-अलग तरीके से। ठीक है? कोई चीज़ किसी के साथ मिक्स, आप तो अच्छी काट दोगे, बिल्कुल, कोई और गलत काटेगा। उधार लेके निवेश नहीं करना है, बिल्कुल। बस। अब वो आपने जो दूसरा सिनेरियो बताया वो लॉजिकल है कि भई ऐसा कुछ है तो, बट मैं बोलना ही नहीं चाहता उस बात को। अय्याज़ भाई, सॉरी फॉर नहीं, नहीं, दिस, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बिकॉज़ वो गलत जाएगा बिल्कुल, मैसेज। बिल्कुल, और वो लोग ऐसा करते हैं, वो और यूज़ करेंगे करेगा न्यूज़ को। कौन पता है? जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। एग्ज़ैक्टली, बोले यार संजय सर ने कहा था, उधार लेके निवेश नहीं करना है, दिस इज़ द बस बॉटम। खत्म हो गया। बात ही नहीं करनी इस मुद्दे पे। आप जो एसआईपी कर सकते हो, हाँ, आप अगर 20,000 की एसआईपी करते हो, आपको लगता है जी मैं थोड़ा बढ़ा के 25 कर सकता हूँ, कर लो, अगर आपकी क्षमता है तो। नहीं है तो 20,000 डालते रहो। इम्पोर्टेंट ये नहीं है आप अभी शुरू में कितना पैसा डाल रहे हो, इम्पोर्टेंट है एसेट एलोकेशन। और टाइम। कम गिरो बिल्कुल। और ज़्यादा समय तक बने रहो, अपने आप आपका पैसा बन जाएगा। डोंट फोकस ऑन रिटर्न्स, ओनली फोकस ऑन रिस्क। ठीक है सही भाई, आज इतना ही रखते हैं, आपके साथ बड़ा अच्छा लगा। आप आए एंड टाइम दिया, एंड थैंक इतने यू सो शॉर्ट मच यार भाई। नोटिस पे आपसे बातचीत की हमसे, एंड विल ट्राई कि आपसे फिर से बात करेंगे और हाँ, फिर से कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चन्स के साथ। परफेक्ट। थैंक यू यस भाई, थैंक थैंक्स यू सही सो भाई, मच। थैंक यू।